Okay, so in previous lectures, we have covered about cloning vectors, right? And in this lecture, we will be covering about genomic library. So we have covered various types of cloning vector in previous lecture, like cosmids, plasmids, pagmids, okay, viral vectors, and shuttle vectors, expression vectors, right? PAC, YAC, etc. So अभी हम लोग उसका यूसेज देखेंगे, ठीक है, किधर किधर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है. So first application is for production of genomic library. Okay. So what do you mean by genomic library? Yes. So genomic library library में क्या होता है? It is a collection of books, right? है ना? तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या हो गया? जीनोम, मैं हम लोग जीनोम की बात कर रहे हैं. सो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या हो गया? अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्स मतलब कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल नहीं रहेगा, कॉपी रहेगा. दैट व्हेन सक्सेसफुली मेड theoretically contains at least one copy of every DNA sequence in the genome. क्या बोल रहे हैं? अगर जीनोमिक लाइब्रेरी theoretically it consists of a collection of all clones of each and every gene, ठीक है, सारे के सारे जीन्स उसमें रिप्रेजेंट होंगे. समझ रहे? ओके, सारे के सारे जीन्स उधर रिप्रेजेंट होंगे. ओके, सो थियोरेटिकली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रैक्टिकली मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, डिपेंड करता है. ओके, नाउ ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, ओके, ये थियोरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकली इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल. ओके, सो वो मेन थिंग है. आगे चलते हैं. सो इसमें क्या बोला है? जितना भी ऑर्गेनिज्म में जीनोमिक डीएनए है, वो सारा का सारा एक ना एक कॉपी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, तो एक हम लोग क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड में. ओके, सो ये कल का है. ओके, तो इसमें क्या किया आपने? ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, उसको ग्रो किया तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए. अभी ये क्या करना है आपको? जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपरेशन करना है, तो आपको जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एंड वी हैव कवर्ड दिस इन अवर प्रैक्टिकल्स, राइट? ये जीनोमिक डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, क्यों हम लोग एक सेल क्यों नहीं ले रहे? वी आर टेकिंग मल्टीपल सेल्स, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, योर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑल जीन्स इन दैट लाइब्रेरी वुड बी, आपकी प्रोबेबिलिटी रेट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. अगर एक ही सेल का लेते हो तो प्रोबेबिलिटी इट इज़ वेरी लो. ओके, तो बहुत सारे सेल्स होंगे, इसको अगर हम लोग यही सेल को ग्रो करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि सारे के सारे जीन्स रिप्रेजेंट हो जाए जीनोमिक लाइब्रेरी. ओके, सो इसमें क्या है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए आपने इधर से उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. ओके, ये जैसे डीएनए. ओके, समझ रहे हो कि ऊपर से यार बता दूं? समझा जीनोमिक लाइब्रेरी होता क्या? यस, कुछ आइडिया पता चला? तो हम लोग एक एक करके ये आइडिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे. ओके सर, अब क्या है कि आप इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सकते हो. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट डाइजेशन? यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो क्या होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? जिधर जिधर रेस्ट्रिक्शन साइट्स रहेंगे उधर कट मारता जाएगा, ठीक है. थियोरेटिकली हम लोगों ने बोला था ना कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर रिपीट्स होते हैं. तो ये जैसे मैं थियोरेटिकली समझ के चल रहा हूँ कि इट इज रेस्ट्रिक्शन साइट आर इक्वली प्लेस्ड, ठीक है. तो आपको इधर ऐसे कट्स मिलेंगे, ठीक है. ओके, सो आपको आफ्टर यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे, राइट? फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे. ओके, तो ये फ्रैगमेंट्स में आ जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है. अभी ये फ्रैगमेंट को करना क्या? आपको इसको ऑब्वियसली ये खाली एक ही डीएनए, एक ही सेल का बोल रहा हूँ, एक ही सेल का डीएनए, ठीक है. तो आपको क्या करना है? आपको वेक्टर्स लेने, ठीक है, सुटेबल वेक्टर्स लेने जो आपके वेक्टर कैसे लोगे, कैसे चूज करोगे वेक्टर? इट डिपेंड्स ऑन साइज, ठीक है, साइज एंड पर्पस.
ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है वेक्टर का कितनी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, एंड उसका फंक्शन क्या है। जैसे आपको खाली डीएनए उसका कॉपीज जनरेट करना है, ठीक है, मेंटेन करके रखना है, तो यू कैन यूज प्लाज्मिड्स और कॉस्मिड्स, राइट। बट अगर तुमको उसका डीएनए से आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो एक्सप्रेशन वेक्टर्स यूज करोगे, ठीक है। तो आपको साइज एंड फंक्शनैलिटी है, मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी है एंड उसका फंक्शनैलिटी, वेक्टर का फंक्शनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ओके, सो अभी ये वेक्टर्स लोगे, आपके फ्रैगमेंट्स रेडी है, आपके वेक्टर्स भी रेडी है। तो वेक्टर को मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। ओके, आपने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, इसलिए आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। अभी ये सारे के सारे जो क्लोन्स है, थियोरेटिकली इट विल लाइगेट टू लेक्टर वेक्टर, सॉरी, इट विल लाइगेट टू वेक्टर, ठीक है ना। थियोरेटिकली इट विल लाइगेट टू वेक्टर। ओके, अभी वेक्टर का क्या करोगे, वेक्टर को आप ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, एंड हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हर वेक्टर का अलग अलग बैक्टीरिया में जा रहा है, ठीक है। ओके, एंड आपको ये ग्रो करके मिल रहा है, मतलब एज इन मल्टीपल कॉपीज मिल रहे हैं, क्लोन्स मिल रहे हैं। ओके, एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर सीक्वेंसिंग दिस वन, और यू कैन यूज फॉर अनदर पर्पज। जैसे आप इसका जेल रन कर सकते हो, या इसका अगर इसका कॉपी जनरेट हुआ तो फिर इसको कट करके इसका जेल रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या चल रहा है। ओके, ओके, आगे चलते हैं। यस, समझा कि ऊपर से क्या बता दो मुझे। सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया मैंने एकदम, समझा। ठीक है, सो इसमें हो क्या रहा है, जीनोमिक डीएनए में आप जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कंप्लीटली डाइजेस्ट कर रहा हूँ। मैं इधर बोल रहा हूँ कंप्लीटली पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड उसको फिर मैं वेक्टर्स के अंदर लाइगेट कर रहा हूँ। डाइजेस्ट करने के बाद उसके फ्रैगमेंट्स जनरेट हुए, राइट। और फिर इसमें क्या होगा, इसमें मैं वेक्टर्स लूंगा, सुटेबल वेक्टर्स लूंगा डिपेंडिंग ऑन कैरिंग कैपेसिटी एंड मेरा रो एम क्या with this vectors। ओके, या जीनोमिक लाइब्रेरी का करना है बेसिकली। मैं ज़्यादातर प्लाज्मिड या कॉस्मिड से उठा सकता, एंड अगर जीनोमिक डीएनए इज क्वाइट लार्ज आई कैन यूज बैक, तो मेरा कम कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आई विल गो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कॉपी नंबर बढ़ा दूंगा, एंड देन आई कैन सीक्वेंस इट और गो फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस से मेरे बैंड जनरेट होंगे एंड आई कैन यूज, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था कि नहीं वो उसके लिए, एंड आई कैन गो फॉर ऑब्वियसली गो फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है। सीक्वेंसिंग करने के बाद इट माइट हैपन, अभी इसके ड्रॉबैक्स भी है, बट वो हम लोग पढ़ के करेंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी इसमें एक जो मेजर ड्रॉबैक ये है, देखो, जीनोमिक डीएनए का मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर जब हम लोग कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, ओके, ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इन अपना जीन, ठीक है। ओके, एंड देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट विद इन दैट जीन। ध्यान से सुनो, ये जीनोम है पूरा, ठीक है, और हम लोग ये जीन पे भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज कर, ये कट हो जाएगा, राइट। तो ये अगर कट हो गया तो ये एक एक वेक्टर में जाएगा, ये दूसरा फ्रैगमेंट दूसरे वेक्टर में जाएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को ये इफ दे दीज टू फ्रैगमेंट्स आर ऑफ वन जीन, ये पता लगाना इज वेरी लेबरियस टास्क, मतलब ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है।
काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो इधर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पार्शियल डाइजेशन। ओके, पार्शियल डाइजेशन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डाइजेशन? आप पार्शियली एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जगह, सॉरी, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह यू आर यूजिंग मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें एकदम कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर पार्शियल डाइजेशन। ओके, सो देयर माइट बी मल्टीपल कॉपीज। एक ही हम लोग ने इकोलाई को बहुत ग्रो किया ना, तो हर सेल से मेरे को कॉपीज मिल जाएंगे, तो देयर माइट बी मिलियन कॉपीज। ठीक है, ओके, मिलियन कॉपीज। सो किधर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इकोलाई का डीएनए। ओके, नाउ इन अनदर स्टैंड द जो कटिंग मैकेनिज्म रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन कर रहा हूँ ना, अब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो इधर भी कट हो जाता है, इधर भी कट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो पार्शियली डाइजेशन में क्या हो रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट में रेस्ट्रिक्शन साइट वर्क नहीं कर रहे। सो इधर चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो कुछ में वर्क कर रहे हैं, कुछ में वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल डाइजेशन होगा। ओके, तो हो सकता है इधर करे, कहीं इधर करे, तो क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, यू विल बी गेटिंग सम सेगमेंट्स, ठीक है, विच आर ओवरलैपिंग इन नेचर। ओवरलैप कर रहा है, राइट, ये ओवरलैप हो रहा है इधर, है ना, ये ओवरलैप हो रहा है, ये इसको पूरा ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जीन्स मिलेंगे, एंड ओवरलैपिंग जीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि इससे ये सीक्वेंस हम लोग जान के वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पूरा का पूरा जीनोम लाइब्रेरी। ओके, तो पूरा का पूरा जीनोम हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, ओके, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फुल जीनोम यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पार्शियल डाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंप्लीट डाइजेशन, ये याद रखना। ओके, सो एक काम करते हैं हम लोग, बैक टू थेरी, एज इन जो इधर आ जाता है। ओके, सो इधर क्या बोल रहे हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोन्स। क्या है, क्लोन्स का कलेक्शन है ना, कॉपीज है। When successfully made, theoretically contains at least one copy of every DNA sequence of the genome। ठीक है, सिंपल है ना, theoretically सारे के सारे डीएनए जो सीक्वेंसेस है, कॉपी है उसका, जो भी जीन्स है अवेलेबल इन द जीनोम, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेड इन जीनोमिक लाइब्रेरी। ओके, theoretically ओके, सो ये जाने दो। जीनोमिक लाइब्रेरी हैव मेनी यूजेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो बहुत सारे यूजेस है जीनोमिक लाइब्रेरी क्यों कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पर्टिकुलर जीन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिजिकली मैप कर सकता हूँ कि किधर मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वापस इधर चले जाता है, इधर। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे मैप करना है मेरा लैक्साइट किधर है। ठीक है, तो मुझे पूरा सीक्वेंस मतलब ये मेरे को अगर एक बार पता चला कि हाँ ये लेक्साइट इधर है, मैंने एक बार जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो आई कैन इजीली एक्सेस द इंफॉर्मेशन। आप भी एक्सेस कर सकते हो, आप खाली एनसीबीए में जाके उधर सर्च मारो आप लेक्सेट। ठीक है, तो आपको ये जीन के बारे में पता चल जाएगा, कौन से पोजीशन में किधर है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, सो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं, बता दो मुझे। यस, समझ रहा है, किसी को रिपीट चाहिए?
ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। A genomic library will contain these fragments which are used in many type of genetic analysis. ठीक है, तो बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हो। मतलब मुझे एक बार फ्रैगमेंट्स मिल गए तो आई कैन गो फॉर सीक्वेंसिंग, आई कैन गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो जीनोमिक लाइब्रेरी कैन ऑल्सो बी यूज टू आइसोलेट एंड स्टडी अ पर्टिकुलर क्लोन। मतलब मैं मुझे एक पर्टिकुलर जीन में इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने एग्जांपल लैक्जेड का बताया, ठीक है, या लैक ओपेरॉन का बताया, तो मैं उसमें आराम से स्टडी कर सकता हूँ। मेरे को पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस वापस। ठीक है, मुझे ये प्रोसेस रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार जीनोमिक लाइब्रेरी बना दिया और मैंने अपलोड कर दिया इसमें एनसीबीआई में, तो each and everyone, each and every researchers around the globe will have access to it. Okay, okay. ठीक है, तो जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली आपको क्लोनिंग का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए फॉर जीनोमिक डीएनए। एंड एक पर्टिकुलर वेक्टर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा जिसमें पूरा का पूरा जीनोम रिप्रेजेंट हो सके। तो आप बैक यूज कर सकते हो, कॉस्मेट जी यूज कर सकते हो, उनकी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल अगर डीएनए को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, ये हम लोग इधर हम लोग को जीनोमिक लाइब्रेरी मिल सकता है। ठीक है, हम लोग ने डिसएडवांटेज के बारे में बात की है। तो लिमिटेशंस क्या है, मैंने खाली तुम लोगों को एक लिमिटेशन बताया, बट देयर आर 4 लिमिटेशंस। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट रीजंस लिमिटेशंस है। ठीक है, सीरियस लिमिटेशंस है। क्या क्या? तो पहले क्या, if the specific gene the researcher wants to study contains one or more restriction site for the enzyme। ठीक है, तो अगर एक, मैंने खाली एक ही बताया था इधर लैक्जेड, अगर एक पर्टिकुलर जीन करना है और उसके बीच में उसके उधर ही आपके मोर देन 1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, राइट, है ना? सॉरी। ठीक है, तो इधर मैं वापस आ जाता हूँ। तो इधर क्या बताया कि अगर मुझे ये जीन स्टडी करना था, ठीक है, बट उसके बीच में रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो क्या होगा, ये कट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, अगर जीन काफ़ी बड़ा है तो इट में कंटेन 2 और 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑल्सो। तो आपको ये फ्रैगमेंट जोड़ने के लिए भी टाइम लग जाएगा, ये आपको वाट लगेगा फिर। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो क्योंकि इसको, ये सारे जीन्स को एक कंटिक बनाना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो आपको फिर एक एक फ्रेगमेंट ऐसे जोड़ना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये ओवरलैपिंग नहीं है, तो यू माइट मिस टुक दिस जीन फॉर ये सेगमेंट को आप दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ दोगे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जो रिसर्च है दैट विल गो इन वेन। ठीक है, ओके। ओवरलैपिंग नहीं है ना, हम लोग को नहीं पता ना ये सीक्वेंस इधर एंड हो रहा है, तो ये हो सकता है ये लास्ट में आए और ये सीक्वेंस फर्स्ट में आए। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हो सकता है। तो आपको सीक्वेंस पता नहीं है ना कोई भी जीन का। ओके, सो जबरदस्त कंफ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो इसमें स्प्लिटिंग होगा और आपको जो क्लोन्स 2-3 पीसेस में मिलेंगे। फिर एवरेज साइज ऑफ फ्रैगमेंट, अभी रिस्ट्रिक्शन इन साइट्स क्या होता है, इट इज रिपीटेड। हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकली प्रोबेबिलिटी ये है, या प्रोबेबिलिटी ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर रिस्ट्रिक्शन साइट इज ऑफ 4 बेस पेयर या 4 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है, जैसे GATC सीक्वेंस हो गया, तो हम लोगों ने थियोरेटिकली क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, फॉर एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड देयर वुड बी 1 restriction site for that। ठीक है, तो थियोरेटिकली 256 256 256 के बाद आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको डिफरेंट जो डिफरेंट आपको सेगमेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स मिलेंगे। ओके, ठीक है,
तो एक मिनट है, इधर आ जाता है। एवरेज साइज ऑफ द फ्रैगमेंट प्रोड्यूस बाय डाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक विद रिस्ट्रिक्शन साइट इज स्मॉल, अबाउट 4 किलो बेस पेयर। ठीक है, ओके। एंड ये 6 बेस पेयर का अलग है। नॉट ओनली आर मेनी जीन्स लार्जर देन 4 किलो बेस पेयर, but also entire genomic library would have contain a large number of recombinant DNA molecule and screening would be very laborious। तो इसमें क्या बोला है कि यूकैरियोटिक अगर हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी देखें, ठीक है, ये आई थिंक थर्ड पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड एक्चुअली मैंने पहले थर्ड पॉइंट बता दिया। ओके सो अरे यार कौन जल्दी आ जाती है। ओके सो इसमें देखो इसमें क्या बोला है कि अगर हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए का एक पर्टिकुलर जीन देखें तो इट इज लार्जर देन 4 किलो बेस पे। ठीक है, और अगर मैं प्लाज्मिड्स यूज कर रहा हूँ तो कोई कोई प्लाज्मिड 4 किलो बेस पेयर से भी कम की कैरिंग कैपेसिटी रहती है। ठीक है, और 4 किलो बेस पेयर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो बेस सॉरी। बट जो यूकैरियोटिक जीन है डेट इज लार्जर देन 4 किलो बेस पेयर, तो प्लाज्मिड्स हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे वो से। और अगर हम लोग ने फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड से यूटिलाइज किया तो आपको मल्टीपल फ्रैगमेंट्स मिलेंगे एक ही जीन के, और फिर उसको आपको उसको जोड़ना भी पड़ेगा, एंड दैट वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, स्क्रीन भी करना पड़ेगा उसको, ये एक पर्टिकुलर कंटीक फ्रैगमेंट में भी डालना पड़ेगा। ओके, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंटीग इज नथिंग बट कंटीजियस सीक्वेंस, मतलब आपके कंटिन्यूस एक पूरा स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल जाता है। ठीक है, ओके। थर्ड क्या है कि रेस्ट्रिक्शन साइट के जो है वो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, मतलब हो सकता है वो 10 किलो बेस पेयर के बाद रिपीट हो, या 500 बेस पेयर के बाद रिपीट हो, या 2500। तो आपको उस हिसाब से वेरिंग आपको सेगमेंट्स मिलेंगे, और सारे के सारे आपके प्लाज्मिड्स अगर आप बैक यूज़ करोगे तो 500 बेस पेयर वो शायद कैरी ना करे। तो आपको एक पर्टिकुलर उस हिसाब से पर्टिकुलर आपको स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या, द मोस्ट ट्रबलसम एस्पेक्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी इज द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि वो सीक्वेंस ओवरलैपिंग नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, ओके। सो इसमें जैसे बताया इफ वी हैव लाइब्रेरी मेड से बैमच वन जनरेटेड फ्रैगमेंट 10 किलो बेस पर फ्रैगमेंट डिस्क्राइब्ड अबव, it would contain 3 clones, तो उसमें 3 clones होगा। We would have no idea how individual fragments were positioned in the original। ठीक है, तो इनका फ्रैगमेंट का पोजीशन भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक मिनट। सो पोजीशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो इधर क्या बोला, जैसे इधर आ जाता है वापस, जैसे फॉर एग्जांपल इधर रेस्ट्रिक्शन साइड से इसने कट किया, इधर कट किया, इधर कट किया। ठीक है, अभी आपको फ्रैगमेंट्स मिले, तो जैसे मैं ये एक फ्रैगमेंट को इधर डिनोट कर देता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, इधर से कट हुआ, इधर से कट हुआ, इधर से कट हुआ, इधर से कट हुआ, बट क्या है इसका ओरिएंटेशन, डू वी नो अबाउट ओरिएंटेशन? नहीं। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, बी को बोल सकते हो कि दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोगों ने फ्रैगमेंट को एक पर्टिकुलर कंटिक में बनाया, और सी इज ये ऐसा, और फिर इसको आगे लेके जाके जैसे जेड को पहले डाल दिया इधर, और वाई को इधर डाल दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होगा कि स्टार्ट किधर से हो रहा है, एंड किधर से हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला। ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी अगर आप कंप्लीट डाइजेशन कैरी आउट करते हैं। ओके, ठीक है, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। यस, ड्रॉबैक समझा आपको? तो 4 टाइप के ड्रॉबैक्स है। क्या क्या ड्रॉबैक्स है एक बार वापस देख लेते हैं, देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या। पहला ड्रॉबैक है कि जीन के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन साइट है तो जीन ही कट हो जाएगा। ठीक है, और एक से एक, दो या तीन
दो तीन चार फ्रैगमेंट्स तक जनरेट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने रेस्ट्रिक्शन साइट्स है एक ही जीन के अंदर। तो मेरा क्या हो जाएगा, मुझे वो जीन असेंबल भी करना पड़ेगा, तो मेरे को प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो एवरेज, अगर हम लोग जीनोम की साइज जीन की साइज देखते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में, इट इज मच मोर देन 4 किलो बेस पेयर, जो प्लाज्मिड की कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, तो एक ही जीन का जो कैरिंग एक ही जीन है जो 4 किलो बेस पेयर से भी ज्यादा होता है, एवरेज मैं बता। ठीक, तो उधर प्लाज्मिड शायद वर्क ना करे, तो आपको दूसरा सुटेबल वेक्टर यूटिलाइज करना पड़ेगा। मतलब उसका नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल जब भी स्टार्ट करते हो तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, किधर गड़बड़ हो सकता है, किधर सही हो सकता है। ओके, फिर तीसरा क्या है, आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, ऐसा नहीं कि एवरी 256 बेस पेयर, एवरी 200 बेस पेयर, एवरी 10,000 बेस पेयर के बाद रिपीट हो रहा है, वो रैंडमली रिपीट होता है। तो आपको फ्रैगमेंट्स जो है यूनिफॉर्म फ्रैगमेंट्स, यूनिफॉर्म साइज के फ्रैगमेंट्स नहीं मिलेंगे। यू विल गेट वेरिंग साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो इसमें 500 मिल सकता है, 2500 मिल सकता है, 7000 भी मिल सकता है, 10,000 भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि फ्रैगमेंट जो रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो थियोरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। ओके, बट उसको भी रेस्ट्रिक्शन साइट को भी हम लोगों ने सीक्वेंस, एक्चुअली जब पूरे ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस किया, तो वी कैन ऑब्वियसली यूजिंग गुड सॉफ्टवेयर्स वी कैन डिटरमाइन कि रेस्ट्रिक्शन साइट किधर किधर। ठीक है, तो ये जो हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, इट इज फॉर एन अननोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर आपने कल को फॉर एग्जांपल इफ यू फाइंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म, तो जीनोमिक लाइब्रेरी उसका प्रिपेयर करके देन यू कैन अपलोड दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है और इसमें ओरिएंटेशन का जबरदस्त प्रॉब्लम है कि ओरिएंटेशन कैसा रहेगा। तो यू में ओरिएंट और जो आपके फ्रैगमेंट्स जो है उसको करेक्ट सीक्वेंस में भी लगाना पड़ेगा और करेक्ट ओरिएंटेशन में भी डालना पड़ेगा, तो ये जबरदस्त प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, अभी जो ये 4 लिमिटेशंस देखे, ये काफी ज्यादा बड़े। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक एज इन बाईपास, लिमिटेशंस को बाईपास करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जीनोमिक डीएनए को डिफरेंटली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे। तो इधर हम लोग यूटिलाइज करेंगे आपका पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन, तो पार्शियल डाइजेशन होता क्या है, देखो इधर राइट साइड में आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा रहेगा, या आपको इमेज फिगर दिख रहा रहेगा। यस, किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है सबको? ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। ओके, सो इधर हम लोग एक मिनट। ओके, या सो जीनोमिक फ्रैगमेंट्स आपको आप अगर इधर देख पा रहे हो, इमेज देख पा रहे हो, सो देर इज अ पार्शियल, इधर पार्शियल डाइजेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक फ्रैगमेंट के लिए इधर कट हो सकता है, दूसरे फ्रैगमेंट के लिए इधर कट होगा। ठीक है, इधर एक फ्रैगमेंट के लिए इधर और इधर कट होगा, दूसरे फ्रैगमेंट के लिए इधर एंड इधर कट होगा। ठीक है, तो आपको वेरिंग साइज ऑफ जीनोमिक डीएनए मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही वन सेल ऑफ इकोलाई से काम नहीं कर रहे ना, वी आर प्रोड्यूसिंग और वी आर एक्सपैंडिंग अवर, जो एक्सपैंड मतलब मैं उसको ग्रो कर रहा हूँ इकोलाई को, तो आपको करीबन करीबन 1 ट्रिलियन इकोलाई सेल्स मिल जाते हैं ओवरनाइट ग्रो करके। ठीक है, बिलियन कॉपीज भी बोल सकता हूँ, बट वो एक कॉलोनी के लिए रहता है। बट जब मैं उसको ब्रॉथ में ग्रो कर रहा हूँ तो ट्रिलियन कॉपीज तक मिल सकते हैं। तो ईच एंड एवरी सेल हैज जीनोमिक डीएनए, उसको एक्सट्रैक्ट करके, पूरा कंप्लीट एक्सट्रैक्ट करके आई कैन गो फॉर पार्शियल डाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, इधर एक कट मारेगा, दूसरा कट इधर मारेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे सॉरी डीएनए में इधर कट मारेगा, इधर कट मारेगा, तीसरे डीएनए में इधर और इधर कट मार सकता है, या इधर और इधर कट मार सकता है। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो वैसे आपको वेरिंग साइज फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड दैट फ्रैगमेंट्स आर ओवरलैपिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है सबको,
ये भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, और ये चारों को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो आपको ओवरलैपिंग से क्या फायदा होगा कि जब मैं एनालिसिस करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये फ्रैगमेंट, उसमें ये फ्रैगमेंट भी आ जाता है, ये फ्रैगमेंट भी आ जाता है, ये भी फ्रैगमेंट आ जाता है, ठीक है। और ये वाला जो फ्रैगमेंट है इधर, ये और ये फ्रैगमेंट आर सिमिलर, तो मैं बोल सकता हूँ इसके आगे ये चालू रहेगा, ठीक है। और ये कंफर्म करने के लिए भी हो सकता है कि ये ओवरलैपिंग है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फ्रैगमेंट है, ये इसके आगे, तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ये तो मैं एक पूरा का पूरा जीनोम अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, सो आपको वेरिंग फ्रैगमेंट्स मिलेंगे एक ही पर्टिकुलर जीनोम के, मतलब मल्टीपल जीनोम्स के बेसिकली। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग को ब्रेक करना है जीनोमिक डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स दैट आर ऑफ करेक्ट साइज फॉर आवर क्लोनिंग वेक्टर एंड दैट ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। ओवरलैपिंग से क्या होगा, आपको बहुत सारे कॉपीज मिलेंगे, ये है, बट आपको इजीली आप इसको कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, पूरे के पूरे जीन को आराम से कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, ठीक है। इन कंपैरिजन टू कंप्लीट डाइजेस्ट अगर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा वाट लगेगा, ठीक है। टू जनरेट दिस ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स वी कैन आइदर मैकेनिकली ब्रेक, हम लोग शेयर कर सकते हैं उसको। अगर मुझे ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट जीनोमिक डीएनए, तो आप जैसे आपने जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया नहीं रहेगा शायद, ओके। तो हम लोगों ने वीडियोस देखे कैसे जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है। जब जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है तो आप जब उसमें अगर आप ग्लास रॉड डाल के उसको थोड़ा सा घुमा दो तो क्या हो जाएगा, उसमें जो जीनोमिक डीएनए वो आपने ग्लास रॉड फिजिकल प्रेशर डाला है तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इट इज नथिंग बट शेयर, ठीक है, शेयर मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे ग्लास रॉड डाल के मिक्स करेंगे तो मैकेनिकल ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है। और वी कैन यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अंडर कंडीशन सच दैट जीनोमिक डीएनए इज पार्शियली डाइजेस्टेड। तो मैकेनिकल ब्रेकेज हो सकता है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है, एंड एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करना है कि कंप्लीट डाइजेशन ना हो, खाली पार्शियली डाइजेस्ट हो, ओके। हम लोग स्टेप्स में जा रहे हैं। फिर डीएनए शेयर्ड बाय पासिंग थ्रू सिरिंज नीडल और टू प्रोड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओवरलैपिंग डीएनए। जैसे हम लोगों ने फिजिकल ब्रेकेज की बात की थी, इधर मैकेनिकल ब्रेकेज की, तो उसमें वन ऑफ द प्रोसीजर इज, जैसे मैंने एक ग्लास रॉड का बताया था, ग्लास रॉड से आप मिक्स करो जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्टर, तो वो जो डीएनए टूट जाएगा। दूसरा ये हो सकता है आप सिरिंज से डीएनए को पास करो अंडर प्रेशर, तो क्या होगा, वो सिरिंज में क्या हो जाएगा, डीएनए मैकेनिकली ब्रेक हो जाएगा, ओके, ठीक है। बट क्या होगा, आप जब मैकेनिकल ब्रेकेज कर रहे हो तो इसका एक फ्लॉ है, क्या फ्लॉ है या ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है कि आप जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो स्टिकी एंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टारगेट कट मारेगा तो स्टिकी एंड्स मिलता है, स्टिकी, ओके। सो इधर आपको वो नहीं मिलेगा। फिर आप अगर आपको ये नहीं मिलेगा मैकेनिकल ब्रेकेज से, तो आपको एडिशनली क्या बोलते हैं, चेंजेस करने पड़ेंगे, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट में आपको स्टिकी एंड्स डालने पड़ेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी एक एक एडिशनल चैलेंज आ जाता है कि हर रेस्ट्रिक्शन इन सॉरी साइट्स के बाद, एक मिनट, ओके, तो इधर आ जाता हूँ। तो जब मैं इसको ये मेरे को फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं इधर, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकेज से, ठीक है। बट इधर क्या, स्टिकी एंड्स नहीं है, ठीक है, स्टिकी एंड्स नहीं है इधर, ओके, स्टिकी एंड्स नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टिकी एंड्स लाने के लिए आपको इधर एडिशनली मैनिपुलेट करना पड़ेगा डीएनए को। इधर स्टिकी एंड्स डाल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन साइट डाल सकते हो, ये भी लेबर इंटेंसिव है, हर डीएनए में आपको स्टिकी एंड्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। और फिर उसको स्टिकी एंड्स को फिर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, या आप स्टिकी एंड्स रेडीमेड ले सकते हो या स्टिकी एंड्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट डाल सकते हो और फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ सकते हो।
तो उसमें अडेप्टर्स और ये आ जाता है, आपने अगर पढ़ा रहेगा तो अडेप्टर्स। ओके, तो उसमें आ जाता है। ठीक, तो आप रेस्ट्रिक्शन सेट डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो ईच ऑफ द एंड्स, उसमें फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर सकते हो, या आप ऑलरेडी जो प्री फॉर्म स्टिकी एंड्स है उसको जाके जोड़ना है डीएनए से। ठीक है, ओके। सो आप प्री फॉर्म्ड स्टिकी एंड्स बना के डाल सकते हो, या आप रेस्ट्रिक्शन साइट डाल सकते हो और स्टैगर्ड कट मार दो, खत्म। बट आपको इधर चूज करना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो साइट से इधर नहीं है, आपके पर्टिकुलर जीनोम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जीनोम वापस कट जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर अडेप्टर्स यूटिलाइज किया जाता है। और समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, पता तो मुझे। ओके, नेक्स्ट है इधर आ गए हम लोग। Enzymatic manipulation are necessary to add appropriate ends to the molecule, जैसे मैंने बताया adapters के बारे में। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट डाल के आप एंजाइम से ट्रीट कर सकते हो। ओके, तो वो करना पड़ेगा ताकि क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जा सके आप। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो बने, इधर जो मॉलिक्यूल्स बने वो सब आपको क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डालना है। ठीक है, large overlapping DNA fragments of appropriate size for constructing genomic library can also be generated by using partial digestion। तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग क्या लेंगे, लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इट कवर्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, और अगर वो ओवरलैपिंग रहेगा तो मस्त एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो। ठीक, तो पार्शियल डाइजेशन में क्या हो रहा है, मीन्स दैट ओनली अ रैंडम पोर्शन ऑफ द अवेलेबल रेस्ट्रिक्शन साइट इज कट बाय एंजाइम। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम यूज्ड एंड और द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन। तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर पार्शियल डाइजेशन करना है तो कैसे करोगे, आप कम अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल सकते हो, या अगर आप नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डाल रहे हो, उसको लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक्सपोज कर रहे हो डीएनए को। ठीक है, विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये दो मेथड हो सकते हैं, तो इससे आपको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग कट्स मिल सकते हैं, ओवरलैपिंग सेगमेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड सेगमेंट्स मिल सकते हैं। ओके, 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 आगे चलते हैं। ओके, तो आप इधर जैसे इधर इंजाइम यूटिलाइज कर रहे हो SAU3A। ओके, एंड आप BAMH1 भी यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो BAMH1 में जो GATC सीक्वेंस है, इसको 103 रिकॉग्नाइज कर लेगा और इसको कट कर देगा। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होगा, ये गलत कटिंग कर रहा है, क्यों, ये BAMH1 के लिए ओके, ये BAMH1 के लिए था। ठीक है, तो इसमें ये आप यूटिलाइज कर सकते हो वैसे। बट आप एक अगर आपने रेस्ट्रिक्शन साइट्स, एक मिनट है इधर, आपने अगर रेस्ट्रिक्शन अगर सॉरी, सो इसमें अगर वेक्टर्स आपके पास ऐसे मतलब BAMH1 है उसमें, और आप आपका जो सीक्वेंस है उसमें 103 है, तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हो, ओवरलैपिंग रहेगा ही। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ओके, रिगार्डलेस इधर आ जाते हैं वापस। इसको थोड़ा आप अगर चाहिए तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। Regardless of how we broke the DNA into overlapping fragments, there would be a broad distribution of fragment size. तो बहुत सारे साइज, बहुत सारा आपको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। सो आपको सेलेक्टिव फ्रैगमेंट्स ही यूटिलाइज करना पड़ेगा जो राइट साइज के है। तो आप कौन सा यूटिलाइज करोगे? ये सारे छोटे छोटे वाले यूटिलाइज नहीं करोगे, ठीक है। यू विल ट्राई टू गो फॉर सेगमेंट्स दैट आर हैव ओवरलैपिंग जीन्स, ठीक है। मतलब ये काफी बड़ा फ्रैगमेंट्स को आपके गोल के ऊपर है, गोल ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, एम ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए क्या। तो राइट साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स आप यूटिलाइज कर सकते हो और फिर आप लाइब्रेरी जनरेट कर सकते हो। तो मेरा ये है कि ज़्यादातर अगर ओवरलैपिंग रहेगा, एक काफ़ी बड़ा फ्रैगमेंट रहेगा, दैट कैन बी यूज्ड। अगर ज़्यादा काफ़ी बड़ा है तो पॉस्मेट यूटिलाइज कर सकते हो, या और ज़्यादा बड़ा है तो बैक यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये छोटे फ्रैगमेंट्स नहीं लेने वाले, ठीक है, जो एक ही जीन के बारे में बताएं। ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स वुड बी आइडियल इन नेचर, ठीक है। ओके, तो अभी अगर मुझे सॉर्ट करना है फ्रैगमेंट्स को और एक एक फ्रैगमेंट लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रैगमेंट्स है इधर। अगर एक एक फ्रैगमेंट पे मुझे स्टडी करना है तो आई कैन क्या बोल सकते हैं, रिजॉल्व दिस फ्रैगमेंट्स यूजिंग अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो रिजॉल्विंग मतलब सेपरेट कर सकता हूँ सॉरी। ओके, सो मैं अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूटिलाइज कर सकता हूँ और रिजॉल्व कर सकता हूँ, मतलब सेपरेट कर सकता हूँ सारे फ्रैगमेंट्स को, ठीक है। एक मिनट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तो आप ऑब्वियसली आपको अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पता है कि डू यू नो अबाउट दैट और नॉट? यस, बता दो। अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आइडिया है कुछ? यस और नो? कैसे वर्क करता है उसका? यस, किसी को पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो फिर आई कैन एक्सप्लेन। ओके, चलो, तो इधर आ जाते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो आपने क्या किया, जब अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आप पहला वर्ड है अगारोस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अगारोस मतलब इधर आप जो जेल बनाने वाले हो वो अगारोस केमिकल का है, ठीक है। तो अगारोस इज डिराइव्ड फ्रॉम अगार अगार, ठीक है। जो अगार अगार जिधर से डिराइव होता है उधर से ही अगारोस डिराइव होता है, ठीक है। ओके, तो ये टू रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें। तो आप थोड़ा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ओके, आई थिंक टू। ओके, सो टू नहीं, वन वन रिपीटिंग है या टू है, याद नहीं मेरे को, तो एक बार पढ़ लेना इसके बारे में। ओके, सो अगारोस में क्या हो रहा है कि आपका जो जेल है, एंड ऑब्वियसली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। तो जेल अगारोस का जेल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो जेल जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसका मेन क्या है, पोर साइज, पोर साइज, ठीक। और डिपेंड करता है, देर आर वेरियस काइंड ऑफ अगारो जेल, अगारोस का भी क्वालिटी रहता है, ठीक है। लोअर सल्फर कंटेंट और हायर सल्फर कंटेंट, उस पर हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है, ठीक है। तो हायर सल्फर कंटेंट वाला काफ़ी चीप रहता है क्योंकि उसमें रिफाइनमेंट नहीं होता। लोअर सल्फर कंटेंट, इट वुड बी अ वेरी हाई क्वालिटी, एंड वी रिक्वायर इन मॉल बायो लैब, मोलिकुलर बायोलॉजी लैब, वी रिक्वायर दिस लो सल्फर कंटेंट, क्योंकि सल्फर का भी कुछ चार्जेस रहते हैं, ठीक है, चार्ज रहता है, तो वो इंटरफियर करता है विद रनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। ओके,
अभी इधर मैं जो पोर साइज की बात करूँ, पोर अभी जीनोमिक डीएनए हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल जीनोमिक डीएनए रन करना है, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए इज ऑफ वेरी वेरी लार्ज साइज, ठीक है। किलो बेस पेयर भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा बेस पेयर बोल रहा हूँ, मेगा बेस पेयर। तो इनका मूवमेंट वुड बी मच मोर रेस्ट्रिक्टेड अगर मैं पोर साइज बहुत छोटा रखूँ, ठीक है। तो उनके लिए जो पोर साइज रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा, ठीक है। वैसे ही जो भी मेरे को रिजॉल्व करना है डीएनए, ठीक है, रिजॉल्व करना है, ओके। रिजॉल्व मतलब सेपरेट करना है डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो ये पोर साइज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो जीनोमिक अगर मुझे जीनोमिक डीएनए यूटिलाइज करना है तो पोर साइज वुड बी वेरी लार्ज, ठीक है। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ, अगर मुझे 1000 बेस पेयर या 200 बेस पेयर का डीएनए सेपरेट करना है तो पोर साइज वुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। क्यों, क्या होता है, आपका जो डीएनए रहता है वो ये पोर से निकल के आगे ट्रैवल करता है, ठीक है, ओके। तो ये ऑब्वियसली वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, डीएनए कितना उसमें कितना वेट है। अगर बहुत लार्ज फ्रैगमेंट रहेगा जैसे डी इधर जीनोमिक डीएनए, सो इट विल टेक मोर टाइम टू ट्रैवल। एंड अगर छोटा फ्रैगमेंट रहेगा डीएनए का जैसे 200 1000 बेस पे, तो स्पीड में ट्रैवल करेगा, ठीक है। उसको क्योंकि ये जो पोर है ना, पोर साइज बना हुआ है जैसे स्पॉन्ज रहता है, तो स्पॉन्ज के थ्रू आप स्नेल जैसे आप धागा आराम से पास कर सकते हो बहुत। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास छन्नी है, ठीक है, छन्नी है, छन्नी सबको पता है सीव रहता है, ठीक है, सीव, इसको सीव भी बोला जाता है, ओके। सो फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ी सी छन्नी है, ठीक है, और इसका साइज जो इतना बड़ा है, ओके। एंड आप क्या कर रहे हो इसमें, आप क्या सीव कर रहे हो, सेविंग करने की कोशिश, बड़े सॉइल सीव करने की कोशिश कर, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े जो पत्थर रहेंगे वो इधर अटक जाएंगे, ठीक है, ओके। एंड जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स रहेंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे पोर साइज हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने एकदम फाइन छन्नी ली है, ठीक है, इतना पतला, ठीक है, अभी मैं इतने सारे लाइंस नहीं बना सकता, ओके। तो इसमें इसमें क्या होगा, बड़े पत्थर तो निकल ही जाएंगे, बट जो छोटे फ्रैगमेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे पत्थर रहता है, वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, एंड रिजल्ट क्या बचेगा, फाइन सॉइल, फाइन सॉइल, डस्ट करीबन, फाइन सॉइल मिले, फाइन फ्रैगमेंट्स मिले, एकदम फाइन, जो इससे पास ऑन हो जाएंगे, ठीक है, ओके। वैसा ही जो आपका अगारो जेल है, इट इज नथिंग बट अ मॉलिक्यूलर सीव, ठीक है। और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को भी सीविंग इफेक्ट दिखाता है, मतलब छान देता है। तो बड़े फ्रैगमेंट्स पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है, एंड जो छोटे फ्रैगमेंट्स रहते हैं, जितना साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत छोटे फ्रैगमेंट्स रहेंगे तो सबसे आगे रन करेंगे, और उसके बीच में जैसे फ्रैगमेंट्स छोटे होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, वो उतना पीछे रहेंगे। जीनोमिक डीएनए सबसे पीछे रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए, तो आप इधर पॉजिटिवली चार्ज करोगे इसको, तो जो रन का ये रहेगा, रन रहेगा वो टूवर्ड्स एनोड रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इधर कैथोड रहेगा, तो इधर आपके वेल्स रहेंगे, ठीक है, ओके। सो आगे चलते, एंड फिर उसको आप इसमें आप डाई डाल सकते हो, ट्रैकिंग डाई डाल सकते हो, दो टाइप के डाई होते हैं। ट्रैकिंग डाई होता है जिससे हम लोग, क्योंकि डीएनए इज कलरलेस राइट, तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो ट्रैकिंग डाई डाला जाता है जिससे हम लोग अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं कि वो डीएनए को बाइंड नहीं करेगा, बट इट विल रन विद, तो डीएनए इधर कहीं रहेगा, तो एक फॉरवर्ड डाई भी हो सकता है, एक जो लास्ट बैकवर्ड डाई भी हो सकता है। दो टाइप के डाई यूज कर सकते हो, या वन डाई इज ऑल्सो इनफ, ठीक है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 75% तक रन करते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके।
इधर जैसे वेल्स रहेंगे तो 75% तक वो रन करेंगे। ओके, 75 to 80। तो अच्छा से हम लोग को रिजॉल्व करके मिल जाता है, फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और आप डीएनए को रन कम करोगे, ठीक है, मतलब 5 to 10 मिनट्स करोगे, तो आपको इसके ऐसे फ्रैगमेंट्स की जगह ऐसे फ्रैगमेंट्स, तो अब इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, सेपरेट देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है तो पता दो मुझे, रिपीट कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद अभी क्या होता है, देर ट्रैकिंग डाई हो गया, फिर दूसरा डाई क्या हो गया आपका, क्या बोलते हैं, स्टेनिंग डाई, जो डीएनए को एक्चुअली स्टेन करे। ठीक है, और उसका वो डाई में काफ़ी सारे एक्चुअली अभी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन है। तो जो ट्रेडिशनली यूटिलाइज करते हैं सबसे सस्ता इथिडियम ब्रोमाइड, इसको एटीबीआर भी बोला जाता है, और ये बाकी डाइज से चीप है एंड इजीली अवेलेबल है, तो दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। बट ड्रॉबैक क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड इज हाईली 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 कार्सिनोजेनिक। ठीक है, कैंसर कॉजिंग। ठीक है, आप इसको नेकेड हैंड से आप हैंडल नहीं कर सकते। इवन यूजिंग आपका जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं वाइट कलर के, लेटेक्स ग्लव्स बोलते हैं उसको, वो भी आप इसको हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, उसके वो ये है ईटीबीआर ऐसा डाई है कि वो ऐसे ग्लव्स को भी पास ऑन कर दो। तो हम लोग स्पेशल ग्लव्स यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्लव्स, और ये रिकमेंडेड रहता है, जो ब्लू कलर के आपने देखे रहेंगे, तो ये नाइट्राइल ग्लव्स रहते हैं। और ये क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड को आपके क्या बोलते हैं, आपके हैंड से या बॉडी से दूर रखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसके थ्रू फिर आपका एटीबीआर पास ऑन नहीं होता। ओके, तो नाइट्राइल ग्लव्स इज आइडियल। आप अगर करना है तो कभी भी नाइट्राइल ग्लव्स यूटिलाइज करो, कभी भी आगे जाके अगर आप फॉर एग्जांपल लैब्स में भी लगते हो तो ऑलवेज यूज नाइट्राइल ग्लव्स, क्योंकि ये काफ़ी इट इज़ वेरी गुड, एफिशिएंसी अच्छी। ओके, लेटेक्स ग्लव्स यूज़ मत करना कभी भी केमिकल्स हैंडल करने के लिए। ओके, सो ये क्या इससे आपको फ्रैग जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फ्रैगमेंट्स के बारे में आ जाते हैं। तो फ्रैगमेंट्स में आपको जैसे ये डिफरेंट साइजेस के फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है, अभी हम लोग साइड व्यू नहीं, ओवर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने वेल एक ही साइज़ के होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज़ बन गए। तो जो बड़े फ्रैगमेंट्स रहेंगे वो पीछे रहेंगे। ठीक है, और जो छोटे फ्रैगमेंट्स रहेंगे वो आगे रहेंगे। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन साइज फ्रैगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन चूज विच फ्रैगमेंट्स वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंट यूटिलाइज कर सकते हैं, ये फ्रैगमेंट, और थोड़ा बड़े वेक्टर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, कॉस्मेंट यूटिलाइज करके ये फ्रैगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जेल से, एंड देन वी कैन गो फॉर फर्दर जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपरेशन। ठीक है, समझ में आया कि ऊपर से क्या? ठीक है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स ही यूटिलाइज करेंगे, छोटे फ्रैगमेंट्स पे हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन दैट फ्रैगमेंट्स विच आर ओवरलैपिंग एंड विच आर बिट बिग। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अभी इसमें एक चीज़ और है, इसमें हम लोग डीएनए लैडर का भी यूटिलाइजेशन करता है। सो व्हाट इज डीएनए लैडर? ओके, डीएनए लैडर क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ओके, तो डीएनए लैड ओके, सो डीएनए लैडर ये होता है कि आप जब भी डीएनए रन कर रहे हो, ठीक है, इधर इधर रन कर रहे हो, इसको रन कर रहे हो, राइट?
तो इधर क्या होगा, आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कितना क्या इसका एक्चुअल साइज़ कितना हो सकता है, ये इसका साइज़ कितना हो सकता है, इसका साइज़ कितना हो सकता है। तो इसके लिए मुझे एक स्टैंडर्ड रन करना पड़ेगा, राइट। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रन करना पड़ेगा, जिसमें पता चल जाए कि स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, वो पहले से उसको पता है, हम लोग को पता रहेगा, वो एक्चुअली मिल जाता है मार्केट में, एज एन इट इज़ इजीली अवेलेबल इन कंपनीज, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, स्टैंडर्ड रहता है। स्टैंडर्ड मतलब उसमें जो स्टैंड्स रहते हैं वो हम लोग को पता रहता है, जब वो रिजॉल्व होंगे तो दिस विल डिनोट सम काइंड ऑफ वेट, ठीक है। तो ये जैसे बोल सकते हैं, ये जैसे हम लोगों ने रिजॉल्व किया तो इसको बोलते हैं ये 15 किलो बेस पर बड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है, मतलब हम लोग रिजॉल्व नहीं करते। तो ये बोल सकते हैं ये 10 किलो बेस पर है, ठीक है। ये 7, ये 5, ये 2 और आगे 1 रहेगा, ठीक है। तो ये सेम डीएनए लैडर हम लोग को इधर रन करना पड़ता है, ठीक है। और इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये स्टैंडर्ड साइज रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज तो डीएनए लैडर बोला जाता है। क्यों लैडर बोला जाता है? क्योंकि इधर कंटिन्यूसली आपको फ्रैगमेंट्स दिखेंगे एंड ईच फ्रैगमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर वेट, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, और बोल सकते हो हाँ ये मेरा फ्रैगमेंट हो सकता है, ओके। एंड अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि हाँ ये फ्रैगमेंट ये साइज़ का है, मतलब ये 700 बेस पेयर का है। तो मेरा जो इधर जो एकदम परफेक्टली इसके साथ मैच कर रहा है, उसको मैं बोलूँगा ये भी अप्रोक्सीमेट 700 बेस पेयर का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों भी आप फ्रैगमेंट्स, ये वाला और ये वाला दोनों भी एक साथ रन करोगे, ठीक है। तो इसको डीएनए लैडर बोला जाता है, क्योंकि लैडर शेप लैडर में ही दिखता है, लैडर पैटर्न में भी दिखता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते इधर, ठीक है। तो ये लैडर के बारे में बता, देखो ये इसमें ये हम लोग को पता है ये 23 किलो बेस पर का 9, 6.6, 4.4, 2.3, 2.2। और इधर क्या है, इधर हमारा जीनोमिक डीएनए, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेट, ये इधर जीनोमिक डीएनए है इधर, तो इट इज़ नियर दोनों। ये करीबन अगर मैं 10 भी पकड़ता हूँ और ये 23 पकड़ता हूँ, तो ये करीबन करीबन दोनों के इन बिटवीन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ लाइक 17 किलो बेस पर, 16 to 17 किलो बेस पर बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इधर से मैं डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसका सीक्वेंसिंग कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे कि पार्शियल ये सब, ठीक है। यू कैन रीड दिस, ओके। इसको स्किप कर सकते हो, ये जो जिधर भी फॉर्मूलाज आते हैं उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम लाइब्रेरी। जैसे हम लोगों ने डीएनए लाइब्रेरी देखा था फॉर ऑर्गेनिज्म, तो यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो जीनोम है दैट इज स्प्रेड इन क्रोमोसोम, ठीक है। और फिर क्रोमोसोम इज आल्सो वेरी लार्ज, ठीक है। और अगर मैं जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ यूकैरियोट्स बनाने जाऊँगा जैसे ह्यूमंस, तो मेरे को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली गो फॉर क्रोमोसोम लाइब्रेरी। मतलब क्या, मैं हर एक क्रोमोसोम के लिए अलग लाइब्रेरी जनरेट करूँगा, ठीक है। तो जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए अलग लाइब्रेरी, एंड फिर 2 के लिए अलग, फिर 3 के लिए अलग, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे? तो सिंपल है कि अगर मेरे पास मुझे एक डीएनए सेगमेंट पे वर्क करना है, ठीक है। सो आई हैव टू लुक इनटू ईच एंड एवरी क्रोमोसोम, है ना। मुझे पूरे, जब मैं पूरा यूकैरियोटिक से डीएनए निकालूंगा, ठीक है, तो उसके पूरे पूरे डीएनए से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। सो इससे अच्छा क्या है कि आई कैन लुक इनटू इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मेरा मेहनत काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई
we use क्रोमोसोम लाइब्रेरी, क्योंकि जैसे ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो आई कैन से कि हाँ जल्दी से मिल जाएगा मुझे, बट अगर मैं जीनोमिक लाइब्रेरी में कंपेयर करने जाऊँगा तो इट वुड बी वेरी 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 टीडियस, ठीक है। सो एक काम करते हैं हम लोग, क्रोमोसोम लाइब्रेरी नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग लेक्चर राइट नाउ, ठीक है। So we will continue chromosome library in next lecture.